नमस्कार। WHO के अनुसार हर साल 7 लाख से भी ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इनके अलावा उन लोगों की संख्या और भी ज़्यादा है जो आत्महत्या की कोशिश करते हैं या फिर जिनके मन में आत्महत्या के विचार आते हैं। 15 से 29 साल के लोगों में मृत्यु का तीसरा बड़ा कारण सुसाइड ही है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में 1.71 लाख लोगों ने आत्महत्या की और भारत में आत्महत्या की दर बढ़कर 1 लाख पर 12.4% हो गई। जिन लोगों ने आत्महत्या की उनमें 50 से 90% लोगों को मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी या बाइपोलर डिसऑर्डर भी था। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है मेंटल हेल्थ पर बात करना। नेशनल हेल्पलाइन टेलीमानस, जिसके टोल फ्री नंबर हैं 1800-891-4416 और 14416, इन पर कोई भी व्यक्ति कॉल करके मानसिक समस्या के लिए निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की भी फ्री ईमेल और कॉल बेस्ड काउंसलिंग सर्विस है जो मंडे से सैटरडे काम करती है। इनके अलावा भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन चला रहे हैं जिनके डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इतने प्रयासों के बाद भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है क्योंकि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत बात नहीं, ये पूरी ह्यूमैनिटी पर क्वेश्चन मार्क है। आज बात करते हैं आत्महत्या की रोकथाम की, क्योंकि बात करेंगे, समझेंगे, तभी हम जिंदगियां बचा पाएंगे। आत्महत्या पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील शर्मा। आप SMS हॉस्पिटल के मनोचिकित्सा विभाग में सीनियर स्पेशलिस्ट हैं। सर, यूडेमोनी क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है कि लोग आत्महत्या के विचार अगर उनके मन में आ रहे होते हैं तो वो किसी से शेयर नहीं करते, ना परिवार से करते हैं, ना दोस्तों से करते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो जो लोग हैं वो उनमें क्या देख सकते हैं, किस तरीके के बदलाव होते हैं उनके व्यवहार में, या कैसे संकेतों से वो समझ सकते हैं कि उनके जो करीबी हैं उनके मन में इस तरीके के विचार चल रहे हैं? बिल्कुल कीर्ति जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और कुछ परेशानियां जो भी होती हैं लोग अक्सर किसी से साझा नहीं करते हैं, वो शेयर नहीं करते हैं ये सोच के कि सामने वाला क्या समझेगा या उसकी बात को ठीक से नहीं समझ पाएगा, उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा, तो वो जनरली लोगों से शेयर नहीं करते हैं। और इस दौरान उनमें जो, जैसा आपने बोला कि वार्निंग साइंस, सुसाइड करने से पहले व्यक्ति में कुछ वार्निंग साइंस वो दिखाता है और उसको जो भी उसके नज़दीकी लोग हैं, चाहे परिवार के लोग हैं या मित्र हैं या कोई ऑफिस में कलीग्स हैं, वो उनको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं अगर वो ध्यान से उनको देखें। तो देखिए, व्यवहार में जैसे घर में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति है वो पहले आराम से बात करता है, रेस्पॉन्ड कर रहा होता है, अब वो कटा कटा रहने लग गया है, उसकी नींद भी डिस्टर्ब होने लग गई है, उसकी भूख में भी परिवर्तन आ गए हैं, उसके सामान्य व्यवहार में कोई चिड़चिड़ापन आ गया है, या वो आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने की बातें करने लगा है, या वो जो सर्च कंटेंट है उसका, जब वो सर्च करता है तो आत्महत्या किस तरह से होती है, क्या है, उसके बारे में सर्च करने लग जाता है, अपनी जो पोजीशन चीज़ें हैं उन चीज़ों को वो बांटने लग जाता है। तो इस तरह के जो व्यवहार हैं वो हमें नोटिस करने होते हैं और आप नॉर्मल से जैसे ही थोड़ा बहुत चेंज होता है, घर वाले या मित्र उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। जी, पर सर कई बार ऐसा भी होता है कि जनरली तो लोग शेयर नहीं करते, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहने लगते हैं कि ये ज़िंदगी तो बेमानी है और मैं तो थक गया हूँ, हार गया हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो वो कह रहे हैं ये अपना थोड़ा अटेंशन सीकिंग उनका बिहेवियर है और वो बस लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो क्या इस बात में सच्चाई है? जी बिल्कुल, मैं इस बात से भी बहुत सहमत हूँ कि अगर हम जो व्यक्ति है सामने वाला, उसकी भावनाओं को अगर हम समझें और उनके इमोशंस को वैलिडेट करें तो ये चीज़ों को हमें सीरियसली लेना चाहिए, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़ा उसका विशेष ध्यान रख लेते हैं तो क्या नुकसान है, उसकी ज़िंदगी बच जाती है। अगर वो मान लीजिए कि उसका 10% भी इंटेंशन है और 10% में भी वो ऐसा काम कर जाता है तो वो एक लॉस हो गया है। तो किसी भी फैमिली के लिए एक व्यक्ति या एक बच्चा या एक व्यक्ति का नुकसान भी उस पूरे परिवार को बर्बाद करती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि वो अटेंशन सीकिंग में कर रहा है या ध्यान आकर्षित कर रहा है या वो ऐसा नहीं करेगा, ये नहीं सोचना चाहिए और उसकी प्रत्येक बात को सीरियसली लेते हुए उसके ऊपर एक्ट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए या प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर करें। अगर व्यवहार में बदलाव है या अवसाद जैसी कोई चीज़ें हैं या क्रॉनिक वो किसी डिजीज़ से ग्रसित है और वो इस तरह की बातें करता है तो उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जी,
तो सर ये जो आत्महत्या के विचार होते हैं इनके कुछ कॉमन कारण हो सकते हैं क्या कि इस तरीके के लोगों में ये ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के? देखिए, जो वर्तमान जानकारी है उसके हिसाब से ये माना जाता है कि अधिकांश जो आत्महत्याएं होती हैं उनके पीछे कोई न कोई मनोरोग या कोई स्ट्रेसफुल रीज़न रहता है जिसकी वजह से ये कार्य किया जाता है। तो जो बहुत कॉमन होता है उसमें डिप्रेशन या अवसाद हम मानते हैं, और बहुत क्रॉनिक एंजाइटी या बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस। इसके अलावा जो कंडीशंस हो सकती हैं उनमें आपका बहुत कोई जैसे लंबी बीमारी है, जो असाध्य रोग है, कैंसर हो गया या कुछ इस तरह की बीमारियां जिनमें जो ट्रीटमेंट है या जो क्योर है वो इतनी आसानी से या जल्दी नहीं होती है, उस वक्त भी जो व्यक्ति है वो अवसाद में चला जाता है। तो ये कारण है। उसके अलावा जो डिप्रेशन से या जो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मानसिक रोग हो जाता है, अगर वो फैक्टर्स क्रॉनिकली चलते हैं तब भी इसमें आत्महत्या के विचार आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे सिजोफ्रेनिया, जिसमें कमांडिंग हेलुसिनेशंस हम जिनको बोलते हैं कि कोई आवाज़ें आ रही हैं और वो आवाज़ें उनको डायरेक्शन देती हैं और वो वैसा ही काम करते हैं। कई बार इम्पल्सिव एक्ट की तौर पे भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर उसके अंदर आपको एक लंबा समय उसके अंदर जो द्वंद्व चलता है और उसी में वो अपने व्यवहार को परिलक्षित करता है कि ये चेंजेस आ रहे हैं। सर जैसे आपने बताया कि इसके पीछे मेजॉरिटी केसेस में मानसिक समस्याएं रही हैं, तो वो मानसिक समस्याओं की वजह वो किस तरीके से हम देखें, क्योंकि अगर रूट कॉज में जाना चाहें। हाँ, तो जैसे हम इसको कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आत्महत्या के विचार या आत्महत्या करने वाले लोगों के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। उन रिस्क फैक्टर्स में है कि अगर किसी ने के परिवार में किसी ने पहले सुसाइड किया है तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है कि उनके क्लोज रिलेटिव्स में, ब्लड रिलेटिव्स के अंदर किसी ने सुसाइड किया है या अटेम्प्ट किया है तो चांसेस हैं, वो एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है कि उसने खुद ने पास्ट में कभी ट्राई किया है इस तरह का। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स आते हैं जैसे मेंटल इश्यूज आते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स हैं। जो सिंगल लोग हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा होता है। मेल्स जो हैं वो आपके जो सुसाइड करने की जो दर है वो मेल्स में ज़्यादा है, लेकिन फीमेल्स के अंदर अटेम्प्ट ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। युवाओं में ज़्यादातर ये मामले देखे जाते हैं, या अगर हम देखें तो अधिकांश जो मामले हैं वो 18 साल से लेकर के और 45 से 50 के बीच के होते हैं अधिकांश। तो ये एक रिस्क फैक्टर्स हैं। उसके अलावा सोशल सपोर्ट नहीं होना, आप किसी से अपनी बात को शेयर नहीं कर पाते हैं, आप कोई बात किसी को कह नहीं पाते हैं, या सोशल सपोर्ट नहीं है, वो एक रिस्क फैक्टर्स है। दूसरा, आत्महत्या करने के जो संसाधन या साधन हैं उनकी अगर उपलब्धता बहुत आसानी से है तो वो भी एक रीज़न बनता है कि आपके मन में विचार आया, आपको वो चीज़ प्राप्त हो गई और आपने वो काम कर लिया। तो ये एक रिस्क फैक्टर्स है। इसीलिए आप जानते हैं कि जो इस तरह के जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं या जो ड्रग्स हैं वो आसानी से बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं और नहीं मिलनी चाहिए। और कोटा में जैसे आपने सुना होगा कि एंटी हैंगिंग डिवाइसेस उन्होंने लगाए हैं, तो ये एक ही कुछ तरीके हैं, जो नेट्स वगैरह लगा देते हैं, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे एक्सेस या उस एक्ट को करने में आसानी नहीं हो। हाँ सर, जैसे नेट लगाने से इम्पल्स में अगर कोई कूदने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाएगा। और पेस्टिसाइड्स का जो बात है सर, ये तो आपने कहा, मैंने कहीं पढ़ा था 15% जो शायद इतना ही है, इतना % डेथ्स जो होती हैं पूरे वर्ल्ड में वो इन्हीं की वजह से होती हैं। तो वो इजी एक्सेस किसान और इन लोगों के पास तो होती है। जैसा हम बात करें कि ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो इसमें किसान या नौकरी पेशा या पढ़ा लिखा या बिना पढ़ा लिखा, ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स नहीं हैं कि ये ऐसा अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो नहीं करेगा। बात ये है कि उस वक्त उसकी मानसिक स्थिति और उसके आसपास का सपोर्ट कैसा है और उसको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर कोई हेल्प या सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि वो जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी उनको ज़्यादा होती है, तो इजी एक्सेस है। तो ये जो मोड ऑफ जो सुसाइड्स हैं वो डिफरेंट हो सकता है, वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से और उनकी ईज़ के हिसाब से अलग अलग उसमें पाया जाता है।
सर मैंने कहीं पढ़ा था कि जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनमें भी ये वो प्रोन होते हैं। हाँ, बिल्कुल। नशे की प्रवृत्ति जहाँ पे होती है वहाँ पे निर्णय लेने की क्षमता आप में ख़त्म हो जाती है, और उस वक्त जैसे भी विचार आते हैं, या कई बार क्या है कि ये नशे की प्रवृत्ति उन लोगों में अधिक मात्रा में होती है या ज़्यादा नशे की प्रवृत्ति की तरफ जाते हैं जिनमें मानसिक अवसाद है या कोई साइकोसिस है या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। तो एक तो ऑलरेडी उनके रिस्क फैक्टर हो गया, दूसरा अल्कोहल या दूसरे सब्सटेंसेस हैं जो दूसरे नशे हैं, उसकी वजह से भी वो इस एक्ट को अंजाम दे सकते हैं। और इसकी वजह यही है कि उनमें वो जो सोचने समझने की क्षमता है उस समय के लिए वो ख़त्म हो जाती है। हाँ सर, मैं यही सोच रही थी कि इससे कैसे लिंक है ये, तो सही बात है, उनकी रीजनिंग पावर उनमें रहती नहीं है तो वो इसलिए करते हैं। सर तो जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो वो किस तरीके से ये डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति में जो आत्महत्या के विचार आ रहे हैं उनका वजह क्या है और उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए? देखिए, साधारण तौर पे जो भी कोई व्यक्ति कंसल्टेंट या मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो अपने जो असेसमेंट करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट या डिसऑर्डर आइडेंटिफिकेशन के लिए जो वो कंसल्ट करते हैं, हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, तो उसमें एक आत्महत्या की जो विचार हैं या इस तरह की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको भी असेस किया जाता है। और कुछ एक उसके टूल्स भी हैं, अगर आपको लगता है कि भाई ये टूल्स यूज़ किया जाए तो क्वेश्चनेयर जैसे टूल्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और आत्महत्या के बारे में सीधे सवाल भी किए जा सकते हैं। तो वो असेसमेंट करने के बाद में और उसके अंडरलाइंग डिसऑर्डर क्या है, सपोज करो कि हो सकता है कि उसको बहुत सीवियर डिप्रेशन है, तो सीवियर डिप्रेशन के जो अन्य लक्षण हैं उनके साथ में अगर सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइड का कोई इस तरह की कोई विचार हैं तो उसको उसमें क्लासीफाई करके उसको मॉडरेट टू सीवियर के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। इसी तरीके से जैसे मान लो कोई सिजोफ्रेनिया में जैसे हमने बात की और उसमें कोई कमांडिंग हेलुसिनेशंस हैं तो उसको इसके साथ जोड़ा जाता है कि भाई ये सिजोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर ये वाली चीज़ आती है। कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर ये जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है उनमें सेल्फ हार्मिंग होती है। तो इस तरीके से आप अंडरलाइंग कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सर एक बार पहले भी जब हम आपसे बात कर रहे थे तब मेरे जहन में आई थी कि जो आपने कहा क्वेश्चनर होते हैं, तो क्या हमेशा इनसे सही आंसर मिल जाता है? क्योंकि वेरिएशंस तो होते हैं, क्योंकि ये जो टूल्स डेवलप होते हैं कई बार दूसरी कंट्रीज़ में होते हैं, डेवलप होते हैं, हमारे यहाँ पे उनको अडेप्ट किया जाता है। हालांकि जब भी इसको यूज़ किया जाता है तब उसकी प्रामाणिकता और उसकी उपयोगिता को वाइडली रिसर्च किया जाता है और उसकी वैलिडेशन और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को चेक किया जाता है और उसके बाद में उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन हाँ, बहुत एक्यूरेट 100% हर बार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं कि हमारा जो टीचिंग या जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है वो डिफरेंट हो सकता है, कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, हमारा जो रूरल अर्बन का जो डिफरेंसेस हैं वो हो सकता है। तो ये मोटे तौर पे चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन एक बड़ा मेजर आइडिया आपको एक गाइडलाइन, एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन जैसा मिल जाता है कि ये इस तरीके से होता है। 100% नहीं हो सकता कह सकते कि हाँ ये अगर इसमें ऐसा है तो ऐसा ही है। तो उसको साथ में देखा जाता है कि उसकी बाकी जो क्लिनिकल कंडीशन और बाकी जो चीज़ें हमने देखी हैं उसके साथ उसका कोलैबोरेट करके देखा जाता है कि वो कितना मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे बाकी लैब रिपोर्ट्स होती हैं उनमें भी 100% ऑथेंटिसिटी नहीं होती, उनमें भी वेरिएबिलिटी होती है, वैसा ही इनके अंदर भी होता है। और ये डिपेंड करता है कि कौन सा टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सर जैसे आपने बताया कि पहले ये डिसाइड किया जाता है कि इसका रूट कॉज क्या है, उसके बाद ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, तो ट्रीटमेंट इसमें किस तरीके के हो सकते हैं? देखिए, जैसे अपन पहले बात कर रहे थे कि मेजर जो कॉज होता है उसमें डिप्रेशन होता है, सीवियर डिप्रेशन, या कई बार रेजिस्टेंट डिप्रेशन भी होता है जो दवाइयाँ ले रहे होते हैं और उसमें वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आत्महत्या जैसे विचार आते हैं या पॉसिबिलिटी लगती है तो मरीज़ को भर्ती किया जाता है और भर्ती करने के बाद में
कुछ मेडिसिन्स हैं। मेडिसिन्स के अलावा जो बहुत अच्छी और कारगर जो विधि है उसमें ECT बोलते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सामान्य भाषा में इसको सेक देना या शॉक देना भी बोलते हैं। तो उसके रिजल्ट्स जो सुसाइड के जो विचार हैं उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और बहुत जल्दी वो रिकवर करता है। सर, तो इसमें बेसिकली किया क्या जाता है? देखिए क्या होता है कि इसके अंदर जैसे रीसेट होता है उसी तरीके से एक बहुत मिनिमल वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक, बहुत मिनिमल, जो जनरली आप अगर हाथ से टच करें तो पता भी नहीं चलेगा, वो शॉक देने से ब्रेन के कुछ हिस्सों को एक्टिवेट किया जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जहाँ से डोपामिन या सेरोटोनिन नहीं निकल पा रहे हैं उन एरियाज़ को थोड़ा स्टिमुलेट किया जाता है और उसका एक ये टेक्निक है जिसको यूज़ करके उसको स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करने से जो डिस्चार्जेस होते हैं उसमें आपके जो न्यूरोकेमिकल चीज़ें हैं और न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसकी वजह से चेंजेस आते हैं और थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है। सर, तो जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि जो आत्महत्या की टेंडेंसी है वो बहुत बढ़ रही है, ख़ास तौर पर बच्चों में भी। तो इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, सबसे पहले जो बात है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होनी चाहिए और जो भी लोग इससे थोड़ा अफेक्टेड लगते हैं उनको हमें एम्पैथेटिकली देखना चाहिए, उनको जज नहीं करना चाहिए और उनको जो आवश्यक सहायता है वो उपलब्ध कराते हुए उसको मेन स्ट्रीम, जो सोशल मेन स्ट्रीम है, उनसे अलग नहीं करें, उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें। तो ये चीज़ें डीस्टिग्मेटाइज होंगी, स्टिग्मा कम होगा, लोग आएंगे, अपनी हेल्प लेंगे। और बाकी जो भी कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो रेगुलर अवेलेबल हैं, जैसे 14416 टेलीमानस है, तो ये जो नंबर्स हैं वो रेडिली अवेलेबल हों और इसके बारे में बात होनी चाहिए। तो इस बार का जो सुसाइड प्रिवेंशन का जो थीम है जो बनाने का, वो थीम भी यही है, चेंजिंग द नैरेटिव ऑफ सुसाइड। इस वीडियो में हमने आत्महत्या के लक्षणों, कारणों और इनके समाधान पर बात की। अगर आपको लगता है कि आपके मन में आत्महत्या का विचार आ रहा है तो चुप न रहें, मदद लें। अगर आपके परिवार के सदस्य, दोस्त या किसी परिचित को देखकर आपको लगता है कि उनके मन में आत्महत्या के विचार चल रहे हो सकते हैं तो आप अनदेखा न करें, उनसे बात करने की कोशिश करें। हो सकता है एक बार में वो अपने मन की बात आपसे ना कहें, लेकिन अगर आप उनसे कम्युनिकेट करते रहेंगे तो जब कभी इस तरह के विचार उनके मन में आ रहे हों तो आपसे वो बात कर लें और आप सिर्फ बात करके किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो यूडेमोनी क्वेस्ट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी की बातें करते रहिए। नमस्कार।